नमस्ते साथियों, अवंतिका अकादमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज से अवंतिका अकादमी आपके लिए एमपीपीएससी 2026 के संदर्भ में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की कक्षाएं लेकर आ रहा है। आज से हमने एमपीपीएससी 2026 को टारगेट रखते हुए प्रतिदिन की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की कक्षाएं आपके लिए प्रारंभ की है और इस आशा के साथ कि एक बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए, एक बेहतर परिणाम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं अवंतिका अकादमी का आज से करंट अफेयर्स का कार्यक्रम। आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अलीराजपुर जिले का नाम बदलकर अलीराजपुर कर दिया है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। एमपीपीएससी 2026 में इस प्रश्न के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। यहां से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो हम प्रत्येक पहलू पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अलीराजपुर जिले का नाम बदलकर अलीराजपुर कर दिया है। अब अलीराजपुर करने का क्या उद्देश्य है? तो साथियों, अलीराजपुर को अलीराजपुर करने की जो मांग है वह 2012 से प्रारंभ होती है। 2012 में मध्य प्रदेश सरकार के ही तत्कालीन मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय एसटी आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार के द्वारा, अंतर सिंह आर्य के द्वारा अलीराजपुर को अलीराजपुर करने का सुझाव दिया गया था। यह मांग 2012 से चली आ रही है कि अलीराजपुर को अलीराजपुर किया जाए। भारत सरकार की अनुमति मिलने के बाद अलीराजपुर को अलीराजपुर कर दिया। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि अलीराजपुर को अलीराजपुर किया गया। हम इतिहास में जाकर अगर देखें तो अलीराजपुर में 15वीं शताब्दी में आपको एक शासक नजर आते हैं जिनका नाम है आलिया भील। आलिया भील 15वीं शताब्दी में अलीराजपुर में शासन करते हैं। वहां की स्थानीय भाषा में जो इसका नाम है वह आलिया रो राजपाट, आलिया रो राजपाट, इस शब्द से उनको वहां पर संबोधित किया जाता था, आलिया रो राजपाट। अब यहां पर आलिया रो राजपाट का अर्थ होता है कि वह क्षेत्र जहां पर आलिया शासक के द्वारा शासन किया जा रहा है। राजस्थान के एक और शासक होते हैं जिनका नाम है आनंद देव। आनंद देव यह राजस्थान के शासक है और इनके द्वारा आलिया भील को युद्ध में हराकर उनकी हत्या कर दी और इस तरह से आलिया के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर शासन स्थापित किया। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो 1905 में ब्रिटिश सरकार के समय भी एक गजट में, एक राजपत्र में भी हमें अलीराजपुर का नाम अलीराजपुर नजर आता है। तो इस तरह से पुराना नाम अलीराजपुर ही था। वर्तमान में इसको जो है वह अलीराजपुर से अलीराजपुर कर दिया गया है। एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि अलीराजपुर का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया है? तो साथियों, अलीराजपुर का जो गठन है वह 2008 में झाबुआ से अलग करके किया गया है। तो यहां से एक यह प्रश्न भी आ सकता है करंट से जुड़ा हुआ कि झाबुआ से अलीराजपुर का गठन किस वर्ष किया? तो 2008 में किया है। प्रश्न अलीराजपुर से यह भी आ सकता है कि अलीराजपुर की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? तो साथियों, अलीराजपुर की जो सीमाएं हैं वह गुजरात और साथ ही साथ महाराष्ट्र, दोनों राज्यों से अलीराजपुर की सीमाएं मिलती है। तो यहां से इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस टॉपिक से बन सकते हैं कि अलीराजपुर नाम क्यों किया गया? तो कारण हम बता सकते हैं कि अंतर सिंह आर्य के द्वारा इसकी मांग की गई थी 2012 में। नामकरण का क्या कारण है? तो राजा आलिया भील के कारण इसका नाम जो है वह अलीराजपुर से अलीराजपुर किया गया है। साथ ही साथ में भारत सरकार की सहमति लेना अत्यंत आवश्यक होती है। अगर आप किसी जिले का नाम परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार गृह मंत्रालय की अनुमति भी लेना होगी, उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया और इसका नाम बदल दिया गया है। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करें जो काफी चर्चा में है, देश का पहला पीएम मित्र पार्क, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश का पहला पीएम मित्र पार्क यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार जिले के भेंसोला गांव में खोला गया है या इसकी स्थापना की गई है।
धार जिला है, धार जिले का भेसोला गांव है। इसका जो उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल का हब बनाना या मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत में प्रमुख 7 पीएम मित्र पार्क योजना बनाने की है और उस 7 पीएम मित्र पार्क में से पहला जो बना है वह धार जिले में बनाया है, धार जिले के भेसोला गांव में बनाया है। अब हमें यह समझना चाहिए कि इसका क्या उद्देश्य है। इस मित्र पार्कों को बनाने का जो उद्देश्य है वह मध्य प्रदेश को जैविक कपास की दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाना है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जो 40% जैविक कपास का उत्पादन करता है। 40% जैविक कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश के द्वारा ही किया जाता है देश में। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को और अधिक बेहतर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पीएम मित्र पार्क जो है वह कपड़ों के, वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रारंभ किया गया। क्या क्षेत्रफल होगा इसका? तो पीएम मित्र पार्क का जो क्षेत्रफल है वह 2158 एकड़ में फैला हुआ है। यह 2158 एकड़ में स्थापित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वह 3 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। जो अंतिम उद्देश्य होगा इसका 3 लाख लोगों को रोजगार देना है और जो प्रारंभिक उद्देश्य है वह 71,000 लोगों को शुरुआत में ही रोजगार प्रदान करना, यानी कि प्रारंभिक लक्ष्य जो है वह 71,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है और साथ ही अंतिम लक्ष्य पूर्ण रूप से 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। पीएम मित्र पार्क की एक विशेषता यह भी है कि यह 5F प्लान पर आधारित है। इसका प्लान पूछा जा सकता है, इसका मॉडल पूछा जा सकता है। तो 5F मॉडल पर आधारित है, यानी कि फैक्ट्री की व्यवस्था होगी यहां पर फाइबर, फॉरेन, फार्म और फैशन, इन 5 चीजों पर यहां पर फोकस किया गया है कि यहाँ के जो कपड़े बनेंगे उन कपड़ों के लिए फैक्ट्री, फाइबर, फार्म, वहीं पर डिजाइनिंग होगा और वहीं से वह विदेश में भी निर्यात किया जाएगा। तो 5F प्लान आपसे एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि एमपीपीएससी 2026 में यह प्रश्न बन सकता है कि 5F प्लान में से या उस मॉडल में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो यह ऑप्शन हमें याद रखना चाहिए, फैक्ट्री, फैशन, फार्म, फॉरेन और फाइबर। तो इस तरह से धार जिले का भेसोला गांव काफी महत्वपूर्ण है। अब क्या कारण है कि इसे भेसोला में ही स्थापित किया गया है? इसका कारण यह है कि यहां से कई सारे राजमार्ग गुजर रहे हैं। यहां से गुजरात जाने का भी राजमार्ग है, मुंबई जाने का भी राजमार्ग है, महू नीमच हाईवे भी यहां से निकलता है। तो इस तरह से ये परिवहन के क्षेत्र में देश के कई राज्यों को कवर करेगा, संपर्क करेगा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी आंतरिक राजमार्ग की दृष्टि से यह अनुकूलित था, इसलिए यहां इसे स्थापित किया गया है। तो हमें याद रखना चाहिए। अगला हमारा काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। मध्य प्रदेश शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा होगा जो शून्य आधारित बजट को अपनाएगा। अब क्या होता है शून्य आधारित बजट? विश्व में तो शून्य आधारित बजट जो है वह ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा अपनाए गए हैं, परंतु भारत में क्या कारण है कि मध्य प्रदेश शून्य आधारित बजट को अपना रहा है? पहले हमें यह समझना चाहिए कि शून्य आधारित बजट होता क्या है। सामान्य बजट और शून्य आधारित बजट में क्या अंतर होता है? साथियों, जो सामान्य बजट होता है वह ऐसा बजट होता है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर भविष्य के बजट में योजनाओं को वित्त का आवंटन किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूं कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रालय ने अगर पिछले वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए कृषि के लिए तय किए हैं अनुदान के रूप में, तो सामान्य बजट उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य के बजट को तय करता है कि इससे ज्यादा होना चाहिए। परंतु शून्य बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें लक्ष्य को और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है कि कितनी हमारी आवश्यकता है, कितनी हमारी जरूरतें हैं। उन जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट को निर्माण करना और शून्य तरीके से करना और कम से कम पैसा खर्च करने की जो है वह यहाँ पर एक शैली है कि इसमें से कृषि के क्षेत्र में कितना या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम आत्मनिर्भर बनकर या आत्मनिर्भरता के माध्यम से
कम से कम पैसे में बेहतर से बेहतर सुविधाएं अर्जित कर सकते हैं, या कृषि के क्षेत्र में ऐसी कौन से साधन है या ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके लिए हमें विदेशों में या अन्य राज्यों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने ही राज्य में आत्मनिर्भरता के साथ उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो उन अनावश्यक खर्चों को बचा लिया जाता है, और उन अनावश्यक खर्चों को बचाकर हम शून्य बजट के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा करने योग्य ही बजट का निर्धारण करते हैं। इसका लाभ यह होता है कि आपका प्रदेश आत्मनिर्भर भी बनता है, अनावश्यक खर्चों को भी यहां पर शामिल नहीं करना पड़ता है, और साथ ही साथ में हर व्यवस्था आपकी उस बजट के संदर्भ में शून्य से शुरू होती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश शून्य आधारित बजट को अपनाएगा कि जितनी हमारी जरूरतें हैं उतनी ही बजट का प्रावधान किया जाएगा। पिछले वर्ष में हमने क्या हासिल किया है उसको जो है यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा कि पिछले वर्ष का हमारा क्या बजट था, इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, शून्य से शुरुआत होगी। 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। शून्य आधारित बजट क्यों बनाया गया? ताकि 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण किया जाए। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो विकसित राज्य बनने का एक संकल्प ले चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र 2035 तक विकसित महाराष्ट्र बनाने का निर्णय ले चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश 2047 तक अपने आप को विकसित मध्य प्रदेश बनाना चाहता है। इस योजना को शून्य से शुरू कर उसकी उपयोगिता सिद्ध करना होगी, जो मैंने आपको बताया है। दूसरा है त्रिवर्षीय प्लान। 3 वर्षीय प्लान, हालांकि यह त्रिवर्षीय मॉडल जो है वह नीति आयोग का मॉडल है। नीति आयोग 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय 3 मॉडल पर काम करता है। 3 वर्षीय 3 वर्ष के प्रमुख लक्ष्यों को साधना और 3 वर्ष में उन लक्ष्यों को पूरा करना, इस तरह से यह त्रिवर्षीय मॉडल पर या त्रिवर्षीय रोलिंग प्लान को भी अपनाएगा। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है शून्य आधारित बजटिंग। अगले करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करें। मध्य प्रदेश में दिए जाएंगे स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड। अब साथियों, स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड क्या होता है? स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड क्यों दिया जाएगा? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि क्रिएटर्स क्या होता है। क्रिएटर्स किसे कहा जाता है? क्रिएटर्स का सामान्य शब्द का अर्थ होता है कि आपके द्वारा सृजित किया गया कोई विचार, कोई साहित्य, कोई वीडियो जो आपके द्वारा बनाया गया हो या आपने उसकी रचना की है, उसमें आपकी बौद्धिक विकास की या आपकी बौद्धिक भूमिका है, ऐसे व्यक्तित्व को क्रिएटर्स कहा जाता है। वर्तमान में क्रिएटर्स सोशल मीडिया से जुड़ गया है। वर्तमान में क्रिएटर्स को सोशल मीडिया से जोड़ लिया गया है। अब सोशल मीडिया में क्रिएटर्स क्या होते हैं? तो सोशल मीडिया में क्रिएटर्स वो होते हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपने क्षेत्र के आसपास की वस्तुओं, आसपास के दृश्यों को दिखाते हैं, और उसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश विविधताओं से भरा है। सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर दार्शनिक, धार्मिक, पौराणिक, प्राकृतिक, प्रत्येक प्रकार के पर्यटन हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद है। भारत में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उसकी जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में क्रिएटर्स जो होंगे वह मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने का भी काम करेंगे। इनके माध्यम से मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थलों को या धार्मिक स्थलों को या पर्यटन के क्षेत्र में प्राकृतिक स्थलों को विश्व को दिखाया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश इन्हें बढ़ावा देने के लिए स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो भारत में 8 करोड़ से ज्यादा आपको क्रिएटर्स मिलेंगे। यानी कि सोशल मीडिया पर जो क्रिएटर्स हैं इनकी संख्या 8 करोड़ से ज्यादा है। और पूरे विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो विश्व में 6.5 ट्रिलियन डॉलर की एक इकोनॉमी है क्रिएटर्स की। तो इस तरह से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, विश्व में एक बड़ा मंच है क्रिएटर्स का। तो मध्य प्रदेश इसका उपयोग जो है वह पर्यटन के क्षेत्र में करना चाहता है और स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड मध्य प्रदेश अपने क्षेत्र में देगा। अगला हमारा करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है और यह मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2026 में पूछे जाने योग्य है। प्रश्न है कि चकरिया में 1,33,758 टन स्वर्ण अयस्क भंडारण का अनुमान है।
मध्य प्रदेश हीरा प्रदेश कहा जाता है। हीरे के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का देश में एकाधिकार है, परंतु स्वर्ण के उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हमें कोई ऐसी विशेष भूमिका नजर नहीं आती थी। परंतु यह भी सौभाग्य मध्य प्रदेश को मिला है कि अब मध्य प्रदेश में चकरिया यह खदान सिंगरौली में है। सिंगरौली जिले में यह खदान है। इस खदान में 1,33,758 टन स्वर्ण का अनुमान लगाया गया है और साथ ही साथ यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस खदान से 1,76,600 ग्राम सोने की रिकवरी हो सकती है, यानी कि 1,76,600 ग्राम स्वर्ण यहां से प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के लिए यह काफी महत्वपूर्ण खोज है। तो हमें याद रखना है कि चकरिया कहां है। तो आपसे पूछा जाए कि चकरिया कहां है, तो आंसर हमारा सिंगरौली होना चाहिए। सिंगरौली में चकरिया है। और सिंगरौली का चकरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खदान के लिए। यह अवश्य एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, तो यह हमें याद यहां पर रखना चाहिए। अगला हमारा करंट अफेयर से सुर्खी से। सुर्खी विधानसभा में बन रहा है मध्य प्रदेश का पहला नमो फ्रूट वन उद्यान। मैंने आपको बताया है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर काफी महत्वपूर्ण पहल और कदम उठा रहा है। सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और साथ ही साथ में डिजिटली रूप से भी। तो मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रदेश का पहला नमो फ्रूट वन उद्यान बना रहा है। नमो फ्रूट वन उद्यान। अब ये क्या होगा इसको हम जान लेते हैं। यह 70 एकड़ में फैला है। 70 एकड़ जो है वह इसका क्षेत्रफल है और यहां पर 21,000, बहुत बड़ी संख्या में 21,000 फलों के वृक्ष लगाए जाएंगे। 21,000 फलों के वृक्ष यहां पर लगाए जाएंगे और इस तरह से मध्य प्रदेश को फलों के उत्पादन में भी अग्रणी बनाया जाएगा। अब चर्चा है कि यह कहां पर है। सुर्खी एक विधानसभा है और सुर्खी विधानसभा सागर जिले में आती है। सागर जिले में सुर्खी विधानसभा का क्षेत्र आता है। सागर से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र सुर्खी है और यहीं से गोविंद सिंह राजपूत जो मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री भी हैं, तो गोविंद सिंह राजपूत का यह विधानसभा क्षेत्र भी है, सुर्खी विधानसभा। तो यहां मध्य प्रदेश का पहला नमो फ्रूट वन उद्यान बन रहा है। 21,000 यहां पर फलों के वृक्ष लगाए जाएंगे। 70 एकड़ में यह फैला है, तो यह आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट चीता को इनोवेटिव इनिशिएटिव्स अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रोजेक्ट चीता को मध्य प्रदेश के, जो कि देश का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इनोवेटिव इनिशिएटिव्स अवार्ड दिया गया है। अब क्या कारण है कि प्रोजेक्ट चीता को यह सम्मान दिया है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में 1954 में ही चीता को विलुप्त घोषित कर दिया। भारत में 1954 में जो चीता है इसे विलुप्त घोषित किया गया था। 17 सितंबर 2022 को 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में पुनः चीतों के पुनर्वास के लिए चीता प्रोजेक्ट चलाया और मध्य प्रदेश में 3 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। मध्य प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वर्तमान में कूनो के अंदर, जो कूनो पालमपुर हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जो श्योपुर जिले में आता है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में श्योपुर में 25 चीतों की जो है वह जनसंख्या बढ़ चुकी है, या 25 चीते यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ 2 चीते जो है हमारे वो गांधी सागर में छोड़े गए हैं। 2 चीतों को गांधी सागर में छोड़ा गया है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में चीतों की कुल संख्या 27 हो गई है। 27 चीतों के साथ मध्य प्रदेश देश का भी एकमात्र चीता राज्य है और साथ ही साथ में
मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए या सफल उपलब्धियों के लिए इनोवेटिव इनिशिएटिव्स अवार्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश चीतों के क्षेत्र में एक और नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहा था। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के द्वारा एक कॉरिडोर बनाया जा रहा था, एक गलियारा बनाया जा रहा था, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में चीतों का आवागमन होता रहेगा। परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा मानना है कि जब तक मध्य प्रदेश में चीतों की पर्याप्त संतुष्टि पूर्वक आबादी बढ़ नहीं जाती, तब तक हम इस कॉरिडोर का निर्माण नहीं करेंगे। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट को इनोवेटिव इनिशिएटिव्स अवार्ड मिला है, तो मध्य प्रदेश के चीता प्रोजेक्ट को मिला है। यह प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने चीते हैं, 27 चीते हैं आज की संख्या में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो श्योपुर में है। कितने चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है, तो 25 चीते हैं। 2 चीते गांधी सागर में है। मुखी भारत के चीता प्रोजेक्ट का जो शुभंकर कहे तो आपको मुखी नाम याद रखना चाहिए। मुखी पहला ऐसा शावक है जो चीता प्रोजेक्ट के तहत भारत में पैदा हुआ है या भारत में उसका जन्म हुआ है। मुखी अपने आप में एक संघर्ष का नाम है, एक प्रेरणा का नाम है, क्योंकि मुखी एक ऐसा शावक है जिसे उसकी मां ने जब जन्म दिया तो जन्म देने के बाद ही उसकी मां ने उसका परित्याग कर दिया। मां ने उसे अपनाया नहीं, वह अपने भाइयों से भी वंचित रहा, पूरे परिवार के द्वारा उसका तिरस्कार कर दिया। तो वह अकेला शावक संघर्ष करते हुए कई चोट भी उसको लगी, जैसा कि मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा कहा गया कि कई प्रकार की चोट उसको आई। मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा उसका पूरा ख्याल रखा गया और कई संघर्षों के बाद वह स्वयं को अनुकूलित करते हुए आज भी जीवित रख रहा है। तो मादा मुखी जो है यह चीता प्रोजेक्ट का शुभंकर भी है और एक संघर्ष का परिणाम है कि आप अगर संघर्ष करेंगे तो आप अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं, चाहे आपका प्रकृति तिरस्कार करे या आपका समाज। तो मुखी का भी हमें नाम याद रखना है कि यह पहला ऐसा शावक है जो भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत पैदा हुआ है। अगला हमारा करंट अफेयर्स है सुमन सखी चैटबॉट। सुमन सखी चैटबॉट क्या है? सुमन सखी चैटबॉट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को गर्भावस्था, माहवारी, इन विशेष स्थितियों में कि जब महिला गर्भावस्था से जूझ रही हो या वो माहवारी से जूझ रही हो, तो महिलाओं को जागरूक करने हेतु, उन्हें उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु या उन्हें चिकित्सकीय सेवाएं डिजिटली एआई के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु सुमन सखी चैटबॉट को बनाया गया है। एक एआई डॉक्टर होगा, गर्भावस्था और माहवारी के समय महिलाओं का मार्गदर्शन करेगा। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो यह एआई आधारित है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी इसे कहा जाता है। तो यह एआई आधारित होगा, यह हिंदी में बातचीत भी करेगा, यह पूर्ण रूप से गोपनीय है और 24/7 सेवाएं अपनी उपलब्ध करवाता है। यह व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसको व्हाट्सएप से जोड़ दिया गया है। इसके लिए एक नंबर, टोल फ्री नंबर जो है वह बनाया गया है। महिलाएं उस नंबर पर जब जाकर मैसेज करेगी तो यह उन महिलाओं का मार्गदर्शन करेगा, उनके जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब देगा। यानी कि व्हाट्सएप से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं और एआई पूरी तरह से ये आपके लिए सुरक्षित है। तो हमें नाम याद रखना चाहिए सुमन सखी चैटबॉट। यह गर्भावस्था, माहवारी और नवजात शिशु जो होते हैं, एक होते हैं शिशु, एक होते हैं नवजात शिशु। नवजात शिशु वो होता है जिसका जन्म, जो अपने जन्म से 1 दिन से लेकर 28 दिन तक रहे, यानी कि वह बच्चा जो 1 दिन से 28 दिन के बीच में है, तो उस शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है, उसे आप नवजात शिशु कहेंगे। वह बच्चा जो 28 दिन से 2 वर्ष के बीच में रह रहा है, उस बच्चे को आप शिशु कहेंगे। तो इस तरह से नवजात शिशु जो जन्म से 28 दिन का है और शिशु जो 28 दिन से 2 वर्ष का है, उन सभी बच्चों को कैसे पोषण का उनके लिए प्रबंध किया जाए, क्या उनके लिए बेहतर है, उनको कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, समस्त जानकारी आपको यह सुमन सखी चैटबॉट माताओं को उपलब्ध करवाएगा।
नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2025 का ड्राफ्ट बना चुका है। यह काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की दिशा में है। मध्य प्रदेश के द्वारा स्पेस टेक नीति 2025 का ड्राफ्ट बनाया है और सितंबर में पूरी संभावना है कि सितंबर एंड में मध्य प्रदेश जो है वह इस नीति को लागू भी कर देगा। अब क्या है यह, मध्य प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना के बाद देश का तीसरा ऐसा राज्य बन चुका है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला कार्यक्रम है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जो यह नीति बनाएगा। उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रदेश की भूमिका को बढ़ाना। क्या लक्ष्य रहेंगे इसके, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे संस्थान या ऐसे स्टार्टअप या ऐसे उद्यम जिनको भारत के इसरो के द्वारा, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा जिनको अनुमति है, उनकी अनुमति के पश्चात जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो उनको यहां पर मध्य प्रदेश सरकार 150 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगा कि आप मध्य प्रदेश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में विनिर्माण के लिए कार्य करिए, अनुसंधान के लिए कार्य करिए, हम आपको 150 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी यहां देंगे। और साथ ही साथ में जो यहां पर संस्थान स्थापित होंगे उन्हें 1 रुपए यूनिट में ही पावर दिया जाएगा, यानी कि आप सोच सकते हैं कि बिजली यहां पर 1 रुपए यूनिट उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सीधे स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला कार्य है। स्टार्टअप जो होता है वह छोटा उद्योग होता है, तो स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश की जो है वह भी बिजली के क्षेत्र में लोगों को छूट प्रदान कर रही है। और साथ ही साथ में यहां भी आप देखिए कि इस नीति में भी 1 रुपए यूनिट में यहां पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हमारे लिए एमपीपीएससी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है। पहले तो यह पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2025 लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है, तो आंसर हमारा तीसरा राज्य होगा। अगर यह पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के साथ साथ कितने राज्यों ने इस नीति को बनाया है, तो कर्नाटक तेलंगाना राज्य होगा। उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मध्य प्रदेश की भूमिका बढ़ाना है। 150 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है और 1 रुपए यूनिट तक की बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आज 18 सितंबर है और 18 सितंबर बलिदान दिवस के रूप में मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 18 सितंबर को बलिदान दिवस मनाया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश में कई ऐसे वीर हैं जिन वीरों ने अपना आत्म बलिदान देते हुए, अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए उस क्रांति को महान बनाया। ठीक वैसे ही एक महान व्यक्तित्व है, एक पिता और पुत्र है जिनका नाम है महान शंकर शाह, रघुनाथ शाह। ये दो पिता और पुत्र की एक जोड़ी है जिसने मध्य प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। जबलपुर के गढ़ मंडला क्षेत्र से इनका संबंध रहा। जबलपुर के गढ़ मंडला क्षेत्र के ये राजा हैं, राजा शंकर शाह हैं और उनके पुत्र का नाम रघुनाथ शाह है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 14 सितंबर 1858 को शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया। उस समय जो ब्रिटिश कमिश्नर था उसका नाम क्लार्क था, तो क्लार्क के आदेश पर राजा शंकर शाह को, राजा रघुनाथ शाह को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और 4 दिन बाद 18 सितंबर को इन्हें तोप के मुंह में बांध दिया गया। यह बहुत ही कष्टदायक एक तरह से बलिदान दिया गया इन्होंने कि इन्हें तोप के मुंह से बांधा गया, जिसके बारे में कई ब्रिटिश अधिकारियों ने भी चर्चा की और कहा बाद में जब इस घटना को उन्होंने देखा और जब वह देखते हैं तो वह हूबहू दृश्य जो उन्होंने देखा है उसके बारे में वो चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जब हमने शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान देखा, जब उन्हें तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया तो वह दृश्य इतना भयानक था कि उनके चिथड़े चिथड़े कई मीटर दूर तक जाकर उड़े थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली है और बलिदान कितना कष्टदायक था। तो उनके बलिदान को अमर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बलिदान दिवस 18 सितंबर को मनाए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का भी नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय का नाम हमने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के रूप में रखा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में
शंकर शाह संग्रहालय, एक स्मारक का भी निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार अमृत काल के अमृत महोत्सव में भी हमारे वीरों को सम्मान दे रही है। हालांकि 1857 के संग्राम के बाद भी आप देखिए कि इनके कुल की महानता और वीरता कितनी महान है कि राजमाता फूल कुंवर के द्वारा जब राजमाता को यह पता चला कि शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया है, तो वहां की राजमाता फूल कुंवर ने अपनी वीरांगना की छवि को आगे बढ़ाते हुए और राजमाता दुर्गावती का अनुसरण करते हुए इस क्रांति का नेतृत्व किया गढ़मंडला से। तो फूल कुंवर का भी नाम हमें याद रखना चाहिए कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह के आत्म बलिदान के बाद उनकी माता रघुनाथ शाह की पत्नी और शंकर शाह की पत्नी और रघुनाथ शाह की माता जो है वह उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो हमें यह फैक्ट भी याद रखने चाहिए। तो साथियों, आज हमारे एमपीपीएससी 2026 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी और साथ ही कुछ घटनाएं कुछ दिन पहले की भी थी। कल की कक्षा में हम कल के ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी आपके लिए लेकर आएंगे जो एमपीपीएससी 2026 में आपके लिए बेहतर परिणाम लाएंगे। तो मुझे आशा है कि आज की क्लास अच्छी रही होगी। धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय पर।